चलिए दोस्तों, दिल को छू जाने वाली एक हिंदी लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। यह कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ से अधीर जो बिजनेस की दुनिया का टकुन है, एरोगेंट एंड रूड, और दूसरी तरफ है श्रेया जो एक सीधी साधी सिंपल सी शांत स्वभाव की लड़की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और अनजान भी। घर वालों के प्रेशर में आकर अधीर को करनी पड़ती है श्रेया से ज़बरदस्ती शादी। लेकिन शादी से पहले वो श्रेया को कदे खता तक नहीं और ना ही बात करता है क्या ये शादी ला पाएगी, उनके रिश्ते में प्यार कैसे बनाएगी श्रेया। अधीर के दिल में अपने लिए जगह जानने के लिए देखते ही यह खूबसूरत सी अरेंज मैरिज स्टोरी। एक छोटा सा घर जिसके सामने 2 से 3 महंगी और लग्जरी कार्स खड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो गाड़ियाँ कितनी महंगी होगी। वहीं उस घर के अंदर घर के बीचों बीच कुछ नाश्ते का सामान रखा गया था और उस हाल में कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं एक सोफे पर बैठा एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी, के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी हाइट 6.2, ब्लोई स्मोकी आईज, पतले होंठ, परफेक्ट नोज, गोरा रंग और मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो उन सभी लोगों के बीच एकदम शांत बैठा था। तभी एक 50 साल के लगभग की औरत जिनका नाम जानकी देवी था, वो अपने सामने बैठे इंसान से बोली, बातें तो होती रहेगी, पहले आप हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। उनके बात सुनकर सुरेश जी अपने पास बैठी ममता जी की तरफ इशारा करके अपनी बेटी को लाने के लिए बोलते हैं। उनका इशारा समझकर ममता जी जल्दी से अपनी बेटी को लेने उसके रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के साथ एक लगभग 20 साल की लड़की, जिसने इस वक्त सिर्फ पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, 5 फुट 4 इंच की हाइट, दूर सा गोरा रंग, बेदाग चेहरा, हिरनी जैसी आंखें जो हल्की हल्की ग्रीन थी, छोटी सी नाक, छोटे और एकदम गुलाबी होंठ थे, लंबे घने काले बाल जो इस वक्त खुले हुए उसकी कमर पर आ रहे थे। वो देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत, एकदम परी के जैसी। ममता जी श्रेया को लाकर एक खाली सोफे पर बिठा देती है तो जानकी जी उसे देखकर खुश होकर बोली, बेटा आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हो, जैसा हमने सुना था, एकदम वैसी ही हो आप। श्रेया जो अपना सर नीचे किए बैठी थी, उनकी बात सुनकर वह हल्के से थैंक यू बोलती है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन किसी संगीत से कम नहीं थी। वहीं दूसरे सोफे पर बैठा लड़का जिसका नाम अधीर कपूर था, उसने एक नज़र भी उठाकर श्रेया को नहीं देखा। वो बस वहाँ अपनी दादी के साथ उनके ज़बरदस्ती करने पर आया था। तो सुरेश जी, हमें तो श्रेया बहुत पसंद आई। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम यह रिश्ता पक्का समझें। जानकी जी सुरेश जी की तरफ देखकर बोली। सुरेश जी जो अपने सामने बैठे ममता जी और अधीर को देखते हैं। अधीर जो पूरे इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, उसके बारे में कई कहानियां भी थी कि अधीर गुस्से का काफ़ी तेज है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उतना ही जिम्मेदार। सुरेश जी जो कि एक छोटी सी नौकरी करते हैं, उन्हें मालूम था अगर उन्होंने अधीर के सामने उसकी दादी को इस रिश्ते के लिए मना करने की हिम्मत की तो
उन्हें इसकी कीमत के बदले अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती थी। सुरेश जी उनकी बात सुनकर एक नज़र श्रेया को देखकर फिर अधीर की तरफ देखकर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोले, जी जी, आप हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। उनके इतना बोलते ही जहां जानकी जी की चेहरे पर स्माइल आ गई तो अधीर का उसके प्रति कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वहीं श्रेया जब अपने पापा की तरफ से रिश्ते के लिए हाँ सुनती है, उसकी पकड़ अपने सूट पर कस जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसका सिर झुके होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। जानकी जी उठकर श्रेया के पास जाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और प्यार से बोली, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जानकी जी के एकदम से ऐसे पूछने पर श्रेया सिर्फ अपना सिर हिला देती है, क्योंकि वह अपने पापा की बात को नहीं टालना चाहती थी। जानकी जी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सुरेश जी, अब हम चलते हैं। अब हम अपने पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। उनकी बात सुनकर सुरेश जी खड़े होते हुए अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोले, जी, आप हमसे बड़ी हैं तो जैसा आपको ठीक लगे। जानकी जी एक बार फिर से श्रेया की तरफ पलटी और उसके गालों को छूकर प्यार से स्माइल करते हुए बोली, अब आपको सीधा अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाने के लिए आएंगे। इतना बोलकर जानकी जी अधीर को देखती है जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, जिसे देखकर जानकी जी अपना सिर हिला देती है और उससे बोलती है, अधीर, अब हमें चलना चाहिए। वहीं श्रेया, जिसने अभी तक एक नज़र उठाकर अपने आसपास नहीं देखा था, लेकिन जब उसके कानों में अधीर का नाम पड़ा, उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा तो अधीर ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। अधीर को देखकर श्रेया उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। आखिर अधीर था ही इतना ज़्यादा हैंडसम। एक टक अब अधीर को देख जा रही थी। उसे अधीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी श्रेया को वह काफ़ी हैंडसम लगा। वहीं अधीर जब अपनी दादी की बात सुनता है तो जैसे उसके मन की हो जाती है। वह जल्दी से खड़ा होकर घर से बाहर की तरफ चला जाता है। अधीर नाक से की जाने वाली आवाज़ ने एक नज़र से भी श्रेया को नहीं देखा, क्योंकि जब से श्रेया आई थी तब से अधीर अपने फ़ोन में बिजी हो गया। वहीं श्रेया अभी वहीं देख रही थी जहाँ से अभी अभी अधीर बाहर गया था। उसका ध्यान जब टूटा जब ममता जी ने उसे खड़ा करके अपने गले से लगाते हुए बोले, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका रिश्ता एक इतने बड़े घराने में होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बच्चा। ममता जी प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान अभी अधीर के उस चेहरे पर था जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। यह सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके पापा मम्मी आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। अधीर श्रेया के घर से सीधा अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं जानकी जी सीधे घर के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में जानकी जी की गाड़ी एक बड़े से बंगलों के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से आया और गाड़ी का गेट खोलता है। जानकी जी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाड़ी से उतरती है और बंगले के अंदर जाती है। जब वह घर के अंदर जा रही थी, उनसे अचानक कोई टकरा गया। जानकी जी ने सामने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, लड़का जिसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा अधीर जैसा था, लेकिन अधीर से कम हैंडसम था वो।
वह लड़का भी अधीर की तरह ही परफेक्ट बानी में था। जानकी जी उसे देखकर खुश होते हुए बोली, रोहन बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? आप हमारे साथ आइए बेटा, हमें आपको कुछ बताना है। रोहन, जो कि अधीर का छोटा भाई था, अपनी दादी की बात सुनकर चुपचाप उनके साथ आकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर उनके पास बैठ गया। रोहन बोला, जी दादी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? जल्दी बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना है। दादी खुश होते हुए बोली, हम आपके भाई अधीर का रिश्ता तय करके आए हैं। रोहन, क्योंकि जानकी जी की बात ध्यान से सुन रहा था, अधीर की बात आते ही एकदम से खड़ा होते हुए बोला, दादी, आई थिंक मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर रोहन जाने लगा कि जानकी जी पीछे से बोली, कब तक उसे उस गलती की सजा देगा तू, जो उसने की ही नहीं है? की बात सुनकर रोहन कुछ देर रुका और बिना कुछ बोले तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। वहीं जानकी जी बस उसे जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ एक सहरास आकर एक आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिसमें से अधीर ब्लैक थ्री पीस सूट पहने अपनी आंखों पर ब्लैक गगल्स लगाए बाहर आया और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया, जो सीधी अमीर के फ्लैट पर रुकती थी। अधीर लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सिर टिका लेता है और आज जो हुआ वह सब सोचने लगता है। थोड़ी देर में उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ, जिससे अधीर धीरे मगर रफ्तार आवाज में कम इन बोलता है। रोनी, जो अधीर का असिस्टेंट था, वो अंदर आया। अधीर को गुड आफ्टरनून विश करते हुए एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, सर, यह मिस्टर भल्ला की फाइल है जो आपने मंगाई थी। अधीर उस फाइल को देखकर उससे जाने को बोलता है और अपना काम करने लगता है। श्रेया का घर सुरेश जी और ममता जी की जानकी जी से साथ बात हो रही थी। जानकी जी ने उन्हें बताया कि शादी की डेट 1 महीने के बाद है। उसके बाद सीधे 2 साल तक कोई डेट नहीं है, जिस पर सुरेश जी और ममता जी भी राजी हो गई। वहीं जब श्रेया को मालूम चला कि शादी की डेट 1 महीने बाद है, वह जल्दी से अपने रूम में गई और किसी से कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर से निकलकर अपनी स्कूटी उठाई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर में श्रेया एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। वो जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाकर उस रेस्टोरेंट के अंदर गई। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से एक टेबल के पास जाकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मेरी शादी तय हो गई और तुम इतने आराम से यहाँ पर खा पी रहे हो। उस टेबल पर श्रेया की ही एज का एक लड़का बैठा था, जो देखने में हैंडसम था। उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जिसे वो खा रहा था। लेकिन श्रेया की बात सुनकर वो लड़का श्रेया की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोला, अरे क्यूटी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? जरा आराम से बैठ तो लो ना ब्यूटी, ठंडा पियो। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक्स देते हुए बोला। श्रेया उसे घूरते हुए उसके सामने बैठते हुए गुस्से से बोली, राहुल यार, तू हर बात को मजाक में ले रहा है। तुम्हें मालूम है ना, मम्मा पापा ने एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी के लिए हाँ कर दी, ऊपर से अब यह शादी की डेट में मैं अब क्या करूं? मुझे अभी शादी नहीं करनी। यार, मुझे समझने की कोशिश तो कर। श्रेया टेबल पर हेड डाउन करते हुए बोली, अरे क्यूटी, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अंकल आंटी ने तेरे लिए फैसला लिया है तो सही होगा। अब चल, जस्ट चिल कर और यहाँ देखा। राहुल श्रेया को बर्गर खिलाते हुए बोला। श्रेया घूरकर राहुल को देखती है और उसमें से एक बाइट खा लेती है। राहुल भी उसे खाता देख स्माइल करने लगा।
थोड़ी देर में उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। क्यों ये चिंपैंजी, तू मेरी बेस्टी पर लाइन मार रहा है? भूल मत, अब उसकी शादी होने वाली है। उस लड़की की आवाज़ सुनकर राहुल का मुंह बन गया। वहीं सेहा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। राहुल पीछे देखता है जहां दोनों ही एक एज की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह चलकर उनके पास आई और राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए वापस बोली, क्या यार चिंपैंजी, तू कितना खाता है? अब जरा इस सूखी लड़की को खिलाओ पिलाओ ताकि यह अपनी शादी तक फिट सीट हो जाए। वो लड़की हंसते हुए बोली। सेया और राहुल रूही की बात सुनकर एकदम से खड़े होकर उसे पकड़ लेते हैं कि रूही जल्दी से उनसे दूर होते हुए हंसते हुए बोली, अच्छा सरी मैं मजा कर रही हूँ। श्रेया और राहुल उसे देखकर अपना सिर हिला देते हैं, जिस पर रूही श्रेया और राहुल के गले में हाथ डाल के बोली, यार राहुल, मुझे ना हमारी श्रेया के लिए एक गाना गाने का मन कर रहा है, तू कहे तो गा दूँ? राहुल भी रूही की बात में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ जरूर। उसकी हाँ सुनते ही रूही ने चिल्ला के गाना शुरू कर दिया। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी। यूँ धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू हाउस बीबी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूरते हुए गाना गाने लगा। वहीं श्रेया बस उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। वहीं वह दोनों अपनी ही मौज में गाए जा रहे थे। राहुल, श्रेया और रूही तीनों ही कॉलोनी से बड़े हुए थे। तीनों ने एक साथ अपना स्कूल कॉलेज किया था और तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में भी है। राहुल, श्रेया और रूही का दोस्त कम सहेली ज़्यादा था। धीरे धीरे यह एक महीना कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। आज श्रेया के घर पर काफ़ी चहल पहल चल रही थी, क्योंकि आज श्रेया की हल्दी थी। श्रेया अपने रूम में येलो कलर का लहंगा पहने बैठी थी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसी के पास में रूही भी येलो कलर का काक सूट पहने उसके पास ही बैठी उसे तैयार कर रही थी। कपूर मेंशन आधी ने भी आज येलो कलर का कुर्ता और वाइट पर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अधीर की हल्दी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया उसने, कुछ ही गिने चुने लोग थे, जिसमें अधीर का बेस्ट फ्रेंड राज अपनी बीवी के साथ आया था। अधीर की हल्दी गार्डन में हो रही थी। गार्डन के बीचों बीच हल्दी के लिए एक स्टेज बनाई गई थी। अधीर अपने दोस्त राज के साथ बाहर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। सबसे पहले दादी ने आगे आकर अधीर को हल्दी लगाई। उनके बाद राज और नेहा ने हल्दी लगाई। उसे हल्दी से नहला ज़्यादा दिया। ऐसे ही सबके हल्दी लगाने के बाद अधीर की नज़र स्टेज से दूर खड़े रोहन पर गई। रोहन को ऐसे दूर खड़ा देख अधीर को काफ़ी बुरा लगा। अधीर की नज़रों का पीछा करते हुए दादी जल्दी से रोहन के पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर अपने भाई को हल्दी लगाओ, सिर्फ तुम ही बचे हो। रोहन उनकी बात सुनकर जल्दी से बोला, दादी मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ, वरना मुझे किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर जानकी जी धीरे से बोली, रोहन बेटा प्लीज़, भाई है वो तेरा, कब से तुझे देख रहा है कि तू भी उसकी शादी की रस्मों में शामिल हो, लेकिन तुम अभी तक एक ही बात पर अड़े हो। रोहन आपको हमारी कसम, जाकर अधीर को हल्दी लगाइए। जानकी जी एकदम से बोली। रोहन जो बस जाने ही वाला था, जानकी जी की बात सुनकर एकदम से उनकी तरफ देखता है और अपने गगल्स अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए अधीर की तरफ बढ़ता है।
वह अधीर के पास आया और अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर अधीर के चेहरे पर लगा दी और जल्दी से वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में अधीर की झूठी हल्दी श्रेया के घर भिजवा दी गई। श्रेया का घर में हल्दी का फंक्शन उसके घर पर ही था। श्रेया इस वक्त अपने हॉल में हल्दी के लिए लगी छोटी सी सेट पर बैठी हुई थी। अधीर की झूठी हल्दी आने के बाद श्रेया की हल्दी शुरू हो गई। सबसे पहले श्रेया को हल्दी उसकी माँ ममता जी ने लगाई, उसके बाद उसके पापा सुरेश जी ने। थोड़ी देर बाद रूही और राहुल दोनों साथ में श्रेया के सामने बैठकर उसे हल्दी लगाने लगे या यह बोली कि उसे हल्दी से पोंछने लगे। बेचारी श्रेया दोनों से कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने थोड़ी सी हल्दी लेकर उन दोनों के ऊपर भी हल्दी पोंछ दी। सभी उन्हें देखकर ऐसे हंस रहे थे। थोड़ी देर में श्रेया की भी हल्दी खत्म हुई और वह नहाने अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे आज अधीर और श्रेया की मेहंदी का फंक्शन था। रूही नीचे हॉल में बैठी थी। उसके आजू बाजू दो लड़कियां जो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आज श्रेया ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना था, जिससे उसका दूसरा गोरा रंग काफ़ी खिल रहा था। श्रेया पर हल्दी का रंग चढ़ चुका था, जिससे उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी गोल्डी वे में ग्लो कर रही थी। श्रेया के पास रूही भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, तो वही राहुल की हालत रूही ने टाइट कर रखी थी। वो राहुल से कभी पानी मांगती तो कभी जूस तो कभी कुछ और, जिससे राहुल बहुत परेशान हो चुका था। श्रेया उन दोनों को देखकर हंस रही थी कि एक मेहंदी वाली लड़की श्रेया से बोली, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? श्रेया जो उन दो कार्टूनों को देखने में बिजी थी, उस लड़की की बात सुनकर एकदम से बोली अधीर। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एकदम से क्या बोला तो वह खुद की बात याद करके व्यस्त करने लगी। वही पास में बैठी रूही उसकी बात सुनकर उसे छेड़ते हुए बोली, ओ देखो तो किसी को अपने होने वाले एजी ओजी का नाम कैसे रटा हुआ है। इतना बोलकर रूही हंसने लगी तो श्रेया उसे घूरकर बोली, हाँ तो नाम ही मालूम है मुझे बस। हाँ तो तुम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? अब तो शादी होने वाली है तो नाम क्या, तुम्हें उनके बारे में वह सब मालूम पड़ जाएगा जो एक पत्नी को मालूम होना चाहिए। रूही उसकी तरफ अपनी आंखें बिंग करते हुए बोली। रूही की बात का मतलब समझकर श्रेया को जब समझ में आता है, जिससे वह उसे आंखें दिखाकर चुप करवा देती है। कपूर मेंशन अधीर अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सभी के समझाने पर उसने बस थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगवा ली। जब मेहंदी वाली लड़की ने अधीर से श्रेया का नाम पूछा तो वह चुप रह गया, क्योंकि उसे तो अब तक श्रेया का नाम तक मालूम नहीं था। राज उसे अधीर के पास बैठा था और अधीर के कुछ न बोलने पर बोला, आई बताना मेरी होने वाली भाभी का नाम क्या है? अधीर उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी कठोर आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम। राज जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, अधीर की बात सुनकर सरी कोल्ड ड्रिंक्स उसके पास बैठी नेहा जो मेहंदी लगवा रही थी उसके ऊपर उड़ा लेता है। नेहा उसके ऐसे करने पर गुस्से में बोली, राज क्या पागल हो गए हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और मैं इन्हें चेंज कैसे करूँगी? अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूँगा। राज अपनी ही मस्ती में बोल देता है। नेहा पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे राज भी मिनियाते हुए चला गया। राज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसीलिए दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे। अधीर अब भी चुपचाप बैठा था। तभी जानकी जी उसके पास आई और उसके सीट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोली, श्रेया नाम है मेरे अधीर की पत्नी का।
वो लड़की हाँ में सिर हिला देती है और श्रेया का नाम अधीर के हाथ पर लिख देती है। इसी तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? आप इस स्टोरी को आगे सुनना चाहते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर मैं यह सोचूंगी कि मुझे यह स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। अगर आप इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, कमेंट भी करना।